हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहां पे क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक होगा, चैप्टर का नाम होगा मोशन। आप बोर्ड पे देख भी रहे हैं। अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। फ्रेंड, मोशन टॉपिक का नाम है, तो कौन सी ऑब्जेक्ट मोशन में कही जाएगी, कौन सी नहीं कही जाएगी, इसको पढ़ने से पहले आप देखेंगे एक रेस्ट ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता क्या है। ओके, इसी के कंपैरिजन में हम जो है मोशन को समझेंगे, क्योंकि मोशन रिलेटिव वर्ड है। ओके, ये डेफिनेशन हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, यह कितने टाइप की होती है। उसके बाद स्पीड, ये डिस्टेंस ट्रेवल देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद एक्सीलरेशन और डिसलरेशन देखेंगे। उसके बाद आप आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका हम पूरा डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जितना यहाँ पे पढ़े हैं उन सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पूरा इस चैप्टर का पूरा टॉपिक हमने आपको बता दिया। राइट है, तो फ्रेंड आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोशन। अब मोशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि डिफाइंड रेस्ट ऑब्जेक्ट आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसे आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, किसे कहोगे मोशन में है। तो पहले रेस्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। रेस्ट ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने पोजीशन को टाइम के साथ चेंज ना करे, जिसकी पोजीशन फिक्स रहे। टाइम तो चल रहा है, सदियों बीत जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रहे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे रेस्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के लिए आपका हाउस है, ट्री है, इलेक्ट्रिक पोल है, एक्सेट्रा। यह जहां पे है वहीं पे रहेंगे। आज से 10 साल बाद देखें तब भी आपका घर वहीं पे रहेगा। ट्री है, अगर कोई काटता नहीं है तो वहीं पे पड़ा रहेगा। और पोल, इलेक्ट्रिक पोल है, बाई चांस गिरता नहीं है तब भी वहीं पे पड़ा रहेगा। यह अपने पोजीशन पे क्या है, फिक्स है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे रेस्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, किसी के माइंड में आ सकती है सर पेड़ तो हिलते हैं, तो फ्रेंड ऐसा है कि उसमें मूवमेंट होता है, मोशन नहीं है। ओके, तो आइए देखते हैं रेस्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट which does not change its position with time is called stationary object। यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, which does not change, पोजीशन को समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। फ्रेंड, डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हाउस, इलेक्ट्रिक पोल, ट्री, एक्सेट्रा। कंफर्म। अब आइए मोशन को डिफाइन करते हैं। फ्रेंड, अब हम मोशन को डिफाइन करते हैं, तो पहले आप समझ लीजिए यह रिलेटिव वर्ड है, कंपैरेटिव वर्ड है। कौन सी ऑब्जेक्ट मोशन में कही जाएगी, कौन सी नहीं, या किसी ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर करते हैं। राइट, एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे आप अपने स्कूल जाने के लिए अपने बस में बैठ गए हो। अब आपकी बस चल दी, तो बस का पोजीशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है आपके हाउस के रिस्पेक्ट में। तो हाउस से हम कंपेयर कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा से हम कंपेयर कर रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन, आपके बस का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि बस किसमें है, मोशन में है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, अपने घर से निकले तो आपकी पोजीशन घर से कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो कहा जाएगा आप मोशन में हो। तो यहां से घर से कंपेयर कर रहे हैं। राइट है, तो मोशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल इसको करते हैं। मोशन का डिफिनेशन क्या होता है,
कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कही जाएगी अगर उसका पोजीशन स्थान, अगर उसका पोजीशन किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में चेंज हो रहा है समय के साथ। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाएगा। राइट है। एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एनी ऑब्जेक्ट is said to be in motion if its position changes with respect to, फ्रेंड ये with respect to है, with respect to any rest object या stationary object विथ टाइम। यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ टाइम, तो कहेंगे इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये मोशन में है। एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज करिए यह इलेक्ट्रिक पोल है, यह इलेक्ट्रिक पोल है और आपका स्कूल वैन यहां पे है। ओके, ए पोजीशन पे है। अब यहां से चलना स्टार्ट की, समय के साथ जो है ये आगे बढ़ती जाएगी, वह वैन बी पोजीशन पे आ गई। तो इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिक पोल के कंपैरिजन में बस का पोजीशन ए से बी के पास पहुंच गया। समझ तो चल ही रहा है। तो कहेंगे बस इज इन मोशन। यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो फ्रेंड डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए बस की जगह पे आप अपने आप को साइकिल से चला रहे हो और इसके जगह पे हाउस हो, इस ऑब्जेक्ट जिससे आप कंपेयर कर रहे हो हाउस हो, तो आप साइकिल चला रहे हो, तो यहां से मान लीजिए इस रोड पे आ रहे हो, आप यहाँ पहुंचे, तो आपका पोजीशन इस आपके घर से कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो आप कहे जाओगे मोशन में है। फ्रेंड डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल थ्रू। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। फ्रेंड आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये बस है, यह आपका इलेक्ट्रिक पोल है, इससे जब आप कंपेयर कर रहे हो तो यह समय के साथ जो है आगे बढ़ रही है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो आप मोशन में कहे जाओगे। लेकिन अब क्वेश्चन एराइज होता है कि इस बस में बैठे हुए सारे स्टूडेंट ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, अगर अपने अपने सीट पे बैठे हुए हैं, तो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में क्या वह मोशन में है या नहीं। तो जरा इसको सोचिए आप लोग। भाई ड्राइवर जो है, आप अपने कमरे को जहां पे बैठे उसी कमरे को आप बस समझ लीजिए और किसी को बैठा दीजिए कि वो भाई ड्राइवर है, और अपने आप को एक जगह फिक्स कर लीजिए। अब समझ लीजिए कि वो बस चल रही है, कमरा चल रहा है, ठीक है। तो बाहर वाले से जब आप कंपेयर करते हो तो पूरा पूरा बस का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो बस तो मोशन में कही जाएगी। लेकिन जब आप अपने को कंपेयर करते हो ड्राइवर से, पायलट से, तो क्या आपकी पोजीशन ड्राइवर के रिस्पेक्ट में जब कंपेयर करते हो तो चेंज हो रही है? आपको क्या लगता है? या सोचिए। भाई ड्राइवर तो अपनी जगह बैठा है, आप अपनी जगह बैठो, फिक्स हो, आपका पोजीशन चेंज तो हो नहीं रहा है, तो आप किस में कहे जाओगे, मोशन में या रेस्ट में? आपका पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है, तो आप रेस्ट में कहे जाओगे। कंफर्म? आइए कुछ और एग्जांपल सोलर सिस्टम का लेते हैं। फ्रेंड अब हम सोलर सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। सोलर सिस्टम में क्या होता है, पूरा पूरा सोलर सिस्टम चल रहा है। अगर हम अपने आकाशगंगा से कंपेयर करें, आकाशगंगा में क्या सोलर सिस्टम पूरा चल रहा है, तो वो मोशन, पूरा पूरा सोलर सिस्टम मोशन में। लेकिन अब हम सोलर सिस्टम के अंदर जाएं तो सन है और उसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप प्लैनेट जो है
रिवॉल्व कर रहे हैं। और रोटेट, दो वर्ड आएगा। रोटेट मतलब जैसे अर्थ को ले, स्पिन अलोंग इट्स एक्सिस, और जो अपने एक्सिस के अलोंग जो घूमती है उसको हम कहते हैं रोटेशन। रोटेशन के कारण क्या होता है हमारे अर्थ पे, दिन और रात होता है। रिवोल्यूशन किसे कहते हैं, जैसे आप किसी लट्टू के लिए टॉप, उसको आप नचा रहे हो तो अपने एक्सिस पे घूम रही है, ये क्या होता है, स्पिन, इसे कहते हैं स्पिन, अपने एक्सिस पे ही घूम रही है, ये रोटेशन है। लेकिन आप किसी मंदिर में गए, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी जाना चाहते हैं जाइए, अब उसके चारों तरफ आप घूमते हो तो ये क्या है, रिवोल्यूशन है। ये क्या है फ्रेंड, रिवोल्यूशन है, राइट। ऐसे ही अर्थ है अपने एक्सिस भी घूमती है, इसे हम रोटेशन कहते हैं, और सन के चारों तरफ घूमती है, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं, गर्मी, बरसात, ठंडी, ये सब आती है। तो अर्थ ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, राइट। तो और इसका पाथ क्या होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है। ओके फ्रेंड, तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, पूरे सोलर सिस्टम को हम केवल कंपेयर करें तो सन क्या होता है, एक पॉइंट पे फिक्स है और उसके चारों तरफ अलग अलग प्लैनेट उसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं। तो हम केवल अर्थ को देखते हैं, सन यहाँ पे है तो अर्थ कभी यहाँ पे है, ओके, समय के साथ चेंज हुआ, यहाँ पे आएगा, ओके, फिर समय के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, फिर समय के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अर्थ का पोजीशन क्या हो रहा है, सन के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो हम अर्थ को किस में कहेंगे, रेस्ट में या मोशन में, किस में कहेंगे भाई, इसका पोजीशन क्या हो रहा है, अर्थ सन के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। द पोजीशन ऑफ अर्थ कंटिन्यूअसली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सन विद टाइम, देन अर्थ इज सेड टू बी इन मोशन। तब कहा जाएगा भाई अर्थ किसमें है, मोशन में है। तो फ्रेंड मैं समझता हूं कि मोशन का डिफिनीशन और एग्जांपल थ्रू आपको कंफर्म हो गया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए हम पढ़ते हैं फ्रेंड। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। इस वर्ड का हर टॉपिक के साथ कनेक्शन होगा। जैसे आप पढ़ेंगे स्पीड पढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हर जगह यूज होना है, इसको ठीक ढंग से यहाँ पे समझ लीजिए। हर जगह बस केवल थोड़ा सा समझते हुए अप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे समझते हैं मोशन में यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आइए एग्जांपल थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। सपोज आप जो कार ड्राइव कर रहे हो, आपके पेरेंट्स कार ड्राइव कर रहे हैं और उस कार की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड। वह कार जो है, इसका मतलब क्या हुआ, इन 1 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज इक्वल टू 10 मीटर। हर एक सेकेंड में वह कितने डिस्टेंस चल रही है, 1 सेकेंड। पहले सेकंड में 10 सेकंड चली, सॉरी पहले सेकंड में 10 सेकंड चल रही है, नेक्स्ट सेकंड में भी 10, पहले सेकंड में 10 मीटर चल रही है, नेक्स्ट सेकंड में भी 10 मीटर चल रही है, उसके नेक्स्ट सेकंड में भी 10 मीटर चल रही है। तो यानी इक्वल इंटरवल है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, राइट है। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, राइट है। कंफर्म हुआ डिफिनेशन से। इफ अ कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज इट कवर्स 10 मीटर इन एवरी सेकेंड। हर एक सेकेंड में, हर एक इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 मीटर।
देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। आइए जरा डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल ग्राफ थ्रू इसको समझाते हैं आपको। आइए अब हम यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज in equal intervals of time, then the motion is called uniform motion, right? आपको क्या इसमें मिल रहा है? इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then the motion is called uniform motion। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपके कार की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ कार हम कितना ले लें? सपोज हम 5 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं। मतलब क्या हुआ? हर एक सेकेंड में, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसकी मीनिंग क्या? हर एक सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके ने अगर मान लीजिए चलना स्टार्ट किए तो 1 सेकंड बीता, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किए, फिर आगे चलना स्टार्ट किए, फिर वहां से जब कैलकुलेट कर रहे हैं 1 सेकंड जब बीत रहा है तब भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फिर वहां से चलना स्टार्ट आगे करते हैं तो जैसे 1 सेकंड बीता उतना डिस्टेंस देखिए 5 मीटर, तो हाई से ही हर 1 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आइए हम इसको ग्राफ बनाते हैं। फ्रेंड अब आइए वो एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपनी कार को लेके जा रहे हो, ठीक है। 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में, अच्छा ये क्या दिखा रहा है? ये टाइम एक्सिस है, यह डिस्टेंस एक्सिस है। वाई एक्सिस को हमने डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम टाइम को मेजर कर रहे हैं। टाइम को हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं और डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड लिया, तो इसके बीच का इंटरवल कितना होगा? तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट 1 सेकंड। अब जब 2 सेकंड बीता तब इसके बीच का इंटरवल कितना होगा? 1 और 2, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच का इंटरवल सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 में से 1 सेकंड होगा। अब जब 3 सेकंड हुआ आपके वॉच में तब अब इंटरवल कितना बीता? तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, ऐसे ही आगे किया गया है। तो हर यहाँ पे इंटरवल 1 सेकंड, यहाँ पे 1 इंटरवल, 1 सेकंड यहाँ पे इंटरवल, टाइम इंटरवल 1 सेकंड, यहाँ पे टाइम इंटरवल 1 सेकंड, तो सब 1 सेकंड है। मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आपको मिल गया। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है आपकी कार। तो पहले इंटरवल में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की, नेक्स्ट इंटरवल में फिर 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, नेक्स्ट इंटरवल में फिर 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, नेक्स्ट इंटरवल में फिर 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम तो डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करते हैं, भाई ये 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की तो 5, अब ये नेक्स्ट इंटरवल में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो कितना टोटल डिस्टेंस आप चले? तो 10। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंटरवल में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना चला? 15। फिर नेक्स्ट इंटरवल में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना चला? 20। इसी तरीके से आगे किया गया है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस भी मिल रहा है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फ्रेंड मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आइए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बस केवल लेना है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने ले लिया। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने ले लिया। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने ले लिया। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे हमने ले लिया। सिमिलरली आगे भी इसे हम करेंगे। हमने वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब हम एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे, और इस पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। जो पॉइंट मिला हमने उसे डॉटेड कर लिया। अब जब आप इन डॉटेड पॉइंट को आप मिलाएंगे तो यू गेट अ स्ट्रेट
लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ओके, व्हिच पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व नहीं होता है। यह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, यह कर्व नहीं होता है। ओके, हम मार्कर चेंज कर दे रहे हैं। ओके, यह जो है इसका ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आप लोग इस स्केल का यूज करते हुए खींचेंगे। ओके, तो यह डिफिनेशन पूरा क्लियर हो गया, इसका एग्जांपल भी समझ में आ गया। अब आइए हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करते हैं। फ्रेंड, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहां पे क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया गया है और टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है। तो जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal intervals of time, then the motion is called non-uniform motion. Right? कंफर्म हो गया होगा। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। सपोज आप जो अपने बिल्डिंग के रूफ पे खड़े हो, छत पे खड़े हो, आपने एक स्टोन ले लिया। हाँ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, ये जो अगर प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो नीचे देख करके ही स्टोन छोड़िएगा। ऐसा ना हो कि कोई जा रहा हो उसके सर पे गिर जाए। ठीक है? और अगर स्टोन की जगह पे आप हो सके तो बहुत हल्के बॉल का यूज करिए। ठीक है? इससे मान लीजिए किसी के सर पे गिर जा रहा है तो घाव भी नहीं लगेगा। राइट है? तो आइए केयरफुली सब करिएगा। तो आप जो किसी स्टोन को लेकर के खड़े हो और देख ले रहे हो कोई आसपास नहीं है, तब क्या कर रहे हो? आप स्टोन को ऐसे पकड़े हुए, तो क्या वो मोशन में है? अरे भाई रेस्ट में आप पकड़े हुए हो, कोई मोशन है ही नहीं। उसकी उस समय स्पीड क्या होगी? अभी स्पीड बढ़ा रही है, अब बार बार डिस्टेंस भी आ रहा है। तो जस्ट इसके बाद हम डिफाइन करेंगे सबको। राइट है ना? तो आप उसको पकड़े हुए हो, उसमें कोई मोशन नहीं है, उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो है। अरे डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो रेस्ट में है। ठीक है? अब आपने इसको छोड़ दिया। जैसे ही आपने छोड़ा तो वो क्या हो रही है? नीचे की तरफ आ रही है। क्यों आ रही है? ग्रेविटेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने सेंटर की तरफ, अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? टॉपिक आएगी तो हम पढ़ेंगे। राइट है? तो यहां पे क्या है कि वो अर्थ की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। तो पहले तो जीरो था उसकी स्पीड, अब छोड़ दिया तो उसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट की और ये कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है। और वह जो डिस्टेंस कवर करती है फिक्स डिस्टेंस नहीं होता, पहले धीरे धीरे चलती है, उसके बाद काफी तेज होती है, उसके बाद काफी तेज होती है। जैसे ही अर्थ पे पहुंचने वाली होती है, टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या होती है? अब स्पीड कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, यह बात की बात है। जब आएगा तब यहाँ पे वेलोसिटी कहेंगे। उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली होती है? मैक्सिमम होने वाली होती है। राइट फ्रेंड? अब माइंड में आ गया होगा सर वेलोसिटी कहेंगे या स्पीड कहेंगे, भाई आएगा टॉपिक तो वहां पे समझेंगे। ओके, तो जस्ट जब पहुंचने वाली होती है उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है? मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस समय के साथ वो कवर कर रही है। ठीक है? तो इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे जो आपने ड्रॉप किया ये पूरा एग्जांपल, वह किसका एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। राइट? तो इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आइए जरा सा हम इसको ग्राफ थ्रू समझ लेते हैं। राइट? अभी हमने इसका एग्जांपल समझा। एग्जांपल क्या था? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वही जो स्टोन आप छोड़ रहे हो, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही ये गिर रही है। अब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? वह ऑब्जेक्ट के जिसपे केवल और केवल एक ही फोर्स लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। राइट है? तो यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा।
अब आइए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने बनाया है एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, किसी प्लेन में हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। सभी डिस्टेंस ओरिजिन से ही मेजर की जाती है। आप लोगों को इस साल 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी, वहां पे इसको डिस्कस ज्यादा किया जाएगा। हमने एक्स एक्सिस पे टाइम एक्सिस लिया है, टाइम लिया है, टाइम को हमने सेकंड में मेजर किया है। वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को लिया है और डिस्टेंस को हमने मीटर में मेजर किया है। तो फ्रेंड यहाँ पे समय चल रही है, आप स्टोन लेके खड़े हो, समय चल रहा है। जब आप देखें कि 1 सेकेंड बीत गया तो आप स्टोन को अपने हाथ में ही रखे हो, मतलब जब इस इंटरवल में 1 सेकेंड का इंटरवल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, कुछ भी नहीं, 0। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं। जब 1 से 2 सेकेंड होता है तब इंटरवल कितना होगा, 1 सेकेंड। अब देख रहे हैं इस इंटरवल में, केवल इस इंटरवल को देखेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। तो हम देखते हैं क्या 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसे ही हमने एटरनम लिख दिया है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल को देते हुए समझाया था कि डिस्टेंस फिक्स नहीं कवर कर रही है, उसकी डिस्टेंस कंटिन्यूअसली हर एक सेकंड में बढ़ती जा रही है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एटरनम में ले लिया। अब हम देखते हैं अगले सेकंड में जब 3 सेकंड होता है तो कितना इंटरवल हुआ, 1 सेकंड। इस इंटरवल में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर किया। तो यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 15 मीटर, टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, ओरिजिन यहीं से ही डिस्टेंस मेजर की जाती है, तो 20 मीटर। अब नेक्स्ट इंटरवल में इसने 50 मीटर की डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, 70 मीटर। अब ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हो बहुत सारे लेकर के। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, अनइक्वल डिस्टेंस। देखिए 5 मीटर, पहले 0 था, फिर 5 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 50 मीटर। ये 15 है, ये 50 है, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, हर जगह 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड का ही इंटरवल हम ले रहे हैं। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो इसके मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आइए हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया कि इस इंटरवल में जब 0 से 1 सेकंड हुआ, आप वॉच टाइमर आप चला के देख रहे हो, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 0। अब जब 1 से 2 सेकंड हो रहा है इस इंटरवल में, आपने देखा कि यह जो है 20 यहां से 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, आपको एक पॉइंट मिल जाएगी, आप इसको हटा सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट इंटरवल में देखते हैं, जब 2 से 3 सेकेंड होता है तो इंटरवल कितना हुआ, 1 सेकेंड। अब इस इंटरवल में देखिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 50 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस 70 मीटर। अब इस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे। जो पॉइंट मिला आपको उसे आप डॉटेड कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिया है। ये 3 पॉइंट्स आप जो है बहुत सारे ऐसे ही पॉइंट्स ले सकते हैं। इन 3 पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो यू गेट अ कर्व, यह जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ प्लॉट करते हो तो क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। जबकि इसके लिए क्या मिला था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन मिली थी। तो आपको एग्जाम में कर्व ग्राफ भी आ सकता है, ग्राफ दे देगा स्ट्रेट लाइन, पूछेगा कौन सा मोशन है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो कहेंगे क्या, वह यूनिफॉर्म मोशन है, 1 मार्क्स में। अब ग्राफ टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ दे करके पूछेगा कौन सा कर्व है, और वो कर्व कैसा हो, कर्व हो, पूछेगा कौन सा ये मोशन है, कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यही सेम डिस्टेंस जब हम स्पीड पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सेम यही डिफिनेशन होगा, ओके। और यही कर्व वहां बनेंगे, राइट है फ्रेंड। अब आइए हम नेक्स्ट डिफिनेशन पढ़ते हैं, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज और उसके टाइप, राइट है फ्रेंड। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होंगी, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, इसेट्रा। आगे पढ़ेंगे, आप स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, टॉपिक जैसे पढ़ते जाएंगे, सारे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, राइट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में आपको देखना है स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन एंड वेक्टर क्वांटिटी। किस क्वांटिटी को हम स्केलर कहेंगे, किसको हम वेक्टर कहेंगे, राइट है फ्रेंड।
किसको हम स्केलर कहेंगे, किसको हम वेक्टर कहेंगे। कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। अगर किसी क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड हो, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, and has no specific direction, then the quantity is called scalar quantity। आइए हम इसको डिफाइन समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है समझाने के लिए कि अगर किसी क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, और डायरेक्शन की बात ना की जाए, तो ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब आप सिंपल समझने के लिए समझ सकते हैं क्या, नंबर। जैसे कहा जाए कि फ्रेंड आप जो है 10 किलोमीटर गए, आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो यहां पर 10 क्या है, यह जो मैग्नीट्यूड है, मैंने बस सिंपल कह दिया यू कवर और डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। हो सकता है लोग थक जाए 10 किलोमीटर जाने के लिए, तो आप थोड़ा सा और छोटा ले सकते हैं, कह देंगे 10 मीटर, अब फिर इतना चल लेंगे। अब आप कहें 10, तो यहाँ पर मैंने 10 किलोमीटर लिखा है, तो 10 किलोमीटर ही समझते हैं। आपने इफ यू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, इस 10 किलोमीटर में केवल और केवल नंबर की बात कर रहा है और इसकी यूनिट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नंबर है इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। क्या यहाँ पे ये बताया जा रहा है फ्रेंड कि आप नॉर्थ गए हो कि साउथ गए हो कि ईस्ट गए हो कि वेस्ट गए हो? क्या यहाँ पे किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में बात की गई? नहीं। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक, इस एग्जांपल में किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात हमने नहीं किया है, बस हमने सिंपली कह दिया कि आप जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। तो यह कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर कह दिया जाए आप जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हो, you are going with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो फ्रेंड ये बताइए, इस कह दिया अगर 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हो, अरे आप नॉर्थ जा रहे हो कि साउथ जा रहे हो कि ईस्ट जा रहे हो कि वेस्ट जा रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो कि साउथ ईस्ट वेस्ट जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। डायरेक्शन के बारे में यहाँ कुछ पता चल रहा है, केवल हमने डिजिट लिख दिया, मैग्नीट्यूड है ये, डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं की हमने। तो ऐसे क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इफ एनी क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड and has no specific direction, then the quantity is called scalar quantity। एग्जाम्पल हम समझेंगे, आएगा हमारे पास क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर एग्जाम्पल आप लिखना चाहें एग्जाम में, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमने वहां पर केवल 2 ही लिखा है, तो देख लेते हैं आगे जो हम डिफाइन करेंगे तो वहां पे आपको पता चलता जाएगा कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर। यहाँ पे एक ही लिख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड by any object is scalar quantity। ओके, आगे हम पढ़ेंगे स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है, मास भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। फिर देखेंगे आगे जो डिफिनेशन आता जाएगा। ओके, ये कंफर्म हो गया होगा। अब आइए हम समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी, राइट है। वेक्टर क्वांटिटी डिफिनेशन हम यही समझ लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी डिफिनेशन क्या होगा देखते हैं। आइए अब हम वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। इफ अ क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड को हमने सिंपल वर्ड में समझाया क्या? न्यूमेरिक नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो नंबर, इफ अ क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज, उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो, साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम
वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल कह दिया जाए, यू आर गोइंग 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा फ्रेंड, डायरेक्शन के बारे में बात आया तो डायरेक्शन में यहां पे समझ लीजिए, हम इस पेपर पे इधर जाते हैं तो हम कहते हैं ईस्ट, इधर इसके जस्ट अपोजिट जाते हैं उसे हम कहते हैं वेस्ट, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये ओरिजिन मान लीजिए, तो हम कहते हैं इसे नॉर्थ। और इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं क्या, साउथ। मतलब कुल मिलाकर इस पेपर पे हम लेफ्ट की राइट की तरफ जा रहे हैं तो हम कहेंगे ईस्ट। अगर इस पेपर से हम लेफ्ट की तरफ जाने की बात करें तो हम कहेंगे वेस्ट। अगर इस पेपर से ऊपर की तरफ जाने की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे नॉर्थ, और नीचे की तरफ जाने की बात करें तो साउथ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया कि इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके, कोई ऑब्जेक्ट है 10 मीटर की डिस्टेंस नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो फ्रेंड यहां पे ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन हो गया, राइट। तो इसमें मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन दोनों की बात की गई है। हमने डिफिनेशन में भी क्या लिखा था, कोई ऑब्जेक्ट जो कोई फिजिकल क्वांटिटी या कोई ऑब्जेक्ट जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और उसमें डायरेक्शन भी वो बताए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की जो को क्या कहेंगे, कौन सा वो होगा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहां पे देखिए हमने कह दिया कि 10 मीटर भाई आप जा रहे हो टुवर्ड्स ईस्ट, तो आपको लोकेट करना भी आसान हो जाएगा। भैया अभी तो आप जो है 10 मीटर गए और ईस्ट की तरफ गए हो, तो अगर आप जो है मान लीजिए आप घर से जिद करके जा रहे हैं, नहीं हम जा रहे हैं वहां पे जाना है मुझे, और किसी ने आपकी सूचना आगे आपके घर वालों को दे दी कि भाई वो बच्चा आपका 10 मीटर की डिस्टेंस अभी कवर किया ईस्ट की तरफ, तो आपके पेरेंट्स निकलेंगे आराम से ईस्ट की तरफ जाते हुए, आपको पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दी गई है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल और समझते हैं। अगर कह दिया जाए कोई ऑब्जेक्ट, सपोज एनी कार इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ या ईस्ट कह दें, नॉर्थ लिख चुके हैं, तो यहाँ पे 10 मीटर ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हुआ, डायरेक्शन हो गया। तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के भी बारे में बात की जा रही है, तो कहेंगे ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। इफ एनी क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन देन द क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल हम ले लें। हमने यहां पर लिखा डिस्प्लेसमेंट, तो एक ही एग्जांपल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये तो समझाने के लिए आपने लिखा, तो इसका डेफिनेशन और एग्जांपल ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और एग्जांपल वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है ना, फोर्स आएगी, और साथ साथ वेट आएगा, तो बहुत सारे आएंगे, आपके कोर्स के सब है। तो ये सारे एग्जांपल यहाँ पे होंगे, जैसे जैसे टॉपिक हम पढ़ेंगे वहां पे हम देखते जाएंगे, राइट है फ्रेंड। तो ये रहा आपका मोशन का जो है इंट्रोडक्शन क्लास रहा। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।